नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपको पता है कि बिहार में कक्षा 6 से लेकर 8 तक जूनियर की भर्ती आने वाली है और लगभग 52,000 पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है। बहुत बड़ी बम्पर भर्ती, लगभग 52,000 पोस्ट पर जूनियर की भर्ती आने वाली है। जूनियर टीचर की भर्ती आने वाली है 52,000 पोस्ट पर। और यह बात आप जान लें कि 52,000 जो पोस्ट पर जो जूनियर की भर्ती आएगी, ये आपका इसमें क्या मांगेगा, बी टेट। सुनिए, बी टेट जूनियर और प्लस आपका सी टेट जूनियर भी आपका इसमें एलिजिबल होगा। तो जो लोग सी टेट का पेपर 2 और बीटेट पे या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, वह लोग जूनियर में आवेदन दे सकते हैं। तो आज से हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी। कक्षा 6, 7, 8 पूरी एनसीईआरटी, जिसमें हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी और पॉलिटिकल साइंस भी होगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक की पूरा क्लास चलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा और नोट्स भी आपको मिलेगा। यह देखिए सारगर्भित रामबाण नोट्स, ये सब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के यह सब नोट्स आपको मिलेंगे। सिलेबस वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, क्योंकि बीएसईबी ने, बिहार टीचर भर्ती में बीएसईबी ने यह बातें कह दी है कि हम एनसीईआरटी बेस ही टेस्ट लेंगे। जो परीक्षा होगी एनसीईआरटी बेस होगी और एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। तो ये विशेष रूप से एनसीईआरटी पर फोकस करिए और मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। मैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी भी का भी मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा और पूरा नोट्स दूंगा आपको, पूरी टेस्ट सीरीज भी दूंगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, पूरा नोट्स भी दूंगा और 100% एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। एनसीईआरटी के अलावा बिहार बोर्ड को भी कंप्लीट कराऊंगा और मैं यह बात है पूरे दावे और यकीन के साथ बोल सकता हूं कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो मैं पूरी तैयारी करा दूंगा, बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, आज और अभी की डेट में बिहार स्टेट का रिजल्ट आया हुआ है। बिहार स्टेट का रिजल्ट आया हुआ है और जैसा हमारे द्वारा कहा गया, हमारे द्वारा जितने भी लोगों ने कोर्स परचेज किया था, 100% लोगों ने यहां सफलता अर्जित की है। कोई एक बंदा, कोई सिंगल एक पुरुष हो या स्त्री हो, बालक या बालिका हो, जो आकर बताए कि उसने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से क्लासें ली है, कोर्स परचेज किया है और बिहार स्टेट में डिस्क्वालिफाइड है, वो बतावे, मैं उसकी पूरी फीस वापस कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं गारंटी लिया हूं। तो यह बात आप जान लीजिए कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपको बेहतरीन परिणाम देगा, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम रिजल्ट देगा। तो जो लोग जूनियर के लिए पूरी तरह से जूनियर के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ये देखिए, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पूरा जो 6 से 8 तक का पूरा जूनियर का जो कोर्स है कलावर का, यह आपका 599 रुपये में, केवल 599 रुपया इसकी फीस है और 599 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यह मत जाइए, यह बात आप जान लीजिए कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट मिलेगी। साथ ही साथ सारे नोट्स मिलेंगे, बिहार बोर्ड को भी किस भी सारे नोट्स मिलेंगे और कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और यह 599 रुपये की पूरी फीस में आपका जूनियर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जूनियर कलावर की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आज से शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी विषय का, इतिहास विषय का। हमारे अतीत का जो अध्याय है उसको देखेंगे और मैं इसका लेक्चर्स भी आपको दे रहा हूं और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स उन लोगों को मिलेगा जो लोग कोर्स को परचेज करेंगे। 599 रुपये का कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज और अभी से नारा दे दीजिए और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा बंधु। मैं पूरी तरह से बता दूं कि बिहार स्टेट में तो बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला है, तो इसी तरह से इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, पहला लेक्चर है, यह आपका अध्याय है, ठीक है। इतिहास की पुस्तक है कक्षा 6 की। तो इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, ठीक है। तो इसका एक अध्याय है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो इसका मतलब ये है बंधु, क्या, कब, कहां और कैसे। ये जो अध्याय है, ये जो पाठ है, इसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। मतलब ये है कि इतिहास में कौन सी चीज क्या है, कब कोई चीज किसी भी पाठ्य वस्तु का, किसी भी घटना का कब उत्पत्ति हुआ, यह चीज कहाँ है। तो ऐसे करके मतलब यह खोजबीन पर आधारित यह है। जैसे मानव सभ्यता का कब, कहाँ, कैसे खोज हुआ है और मानव सभ्यता ने कैसे विकास किया है, उस पर आधारित यह अध्याय है, ठीक है।
तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जाति जो सबसे पहले निवास स्थान था भारत में, तो वह भारत में हमारे देश में मध्य प्रदेश में एक घाटी है, नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि नर्मदा जो नदी है वह बहुत ही विख्यात नदी है, और मध्य प्रदेश में यह नदी बहती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, राजस्थान में भी यह नदी बहती है। ठीक है, माता नर्मदा की नदी है, बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी की घाटी में पहले से कुछ जानकारी मिली कि यहाँ लोग रहा करते थे, यहाँ लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू किए। कई लाख वर्ष पहले यहाँ नर्मदा घाटी में लोग रहा करते थे। लोग यही जानते हैं कि भाई आदिमानव इधर उधर टहलते हैं, लेकिन आदिमानव सबसे पहले रहना शुरू किए थे कहाँ? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। और रहेंगे तो क्या करेंगे? वह कुशल संग्राहक थे, मतलब बहुत सारी चीजें, जड़ मूल, कंदमूल या कुछ भी हथियार, औजार, हड्डी या जो भी कुछ वह पाते थे उसका संग्रह करते थे। तो वह कुशल संग्राहक भी थे। नर्मदा घाटी की पहाड़ियों में या गुफाओं में वह रहते थे और वह कुशल संग्राहक थे, मतलब उस कुछ चीज़ों का, जो भी चीज़ें वह पाते थे, जड़ मूल या कंदमूल या फिर जो भी हड्डियाँ, औजार, उसका संग्रह किया करते थे। ठीक है, भोजन, जड़, फलों और जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते थे और वह जानवरों का शिकार करते थे और वह स्थायी रूप से बसे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से। ठीक है, और यह कुशल संग्राहक थे, मतलब संग्रह किया करते थे। ठीक है, जंगली उत्पादों का। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दूं इसमें कि आप जानते हैं कि मनुष्य जाति गेहूं और जौ, यह दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे फसल हैं जिसको सबसे पहले मनुष्य जाति ने उपजाया था। देखिए, उपजाने की बात कर रहा हूं। मनुष्य जाति ने खेती करना अगर किसी फसल का शुरू किया तो गेहूं का शुरू किया और जौ की खेती करना शुरू किया। गेहूं और जौ की, ठीक है, फसलों के रूप में अपनाया। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती कहाँ की गई थी, मतलब कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो वह हुई थी, यह बहुत गर्व का विषय है, यह आप लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी जो भारत देश है, हमारी जो भारत भूमि है, वह गेहूं और जौ की जन्मदाता है। मतलब गेहूं की, जैसे मक्का है, मक्का की उत्पत्ति स्थल कहाँ क्या माना जाता है? मैक्सिको माना जाता है, मतलब उत्तरी अमेरिका का देश है मैक्सिको, जहां पर मक्का का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जैसे मूंगफली कहाँ से आया? पुर्तगाल से आया। ठीक है, तो उसी तरह से गेहूं और जौ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, गन्ना हुआ, इसकी उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो भारत भूमि ही इसकी जननी है, जनक है। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं और जौ की उत्पत्ति जो हुई थी, मतलब गेहूं और जौ की खेती के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में मिलते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ी हिमालय ही है, मतलब हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है सुलेमान और किरथर पहाड़ी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी पड़ता है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच एक जगह है मेहरगढ़। ठीक है, यह पुरातात्विक स्थल है मेहरगढ़, यह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ही, इसी बीच स्थित है। ठीक है, इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व नहीं, ये गलत से हो गया है, 8000 ईसा पूर्व, 8000 BC, 8000 ईसा पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया था। मतलब गेहूं और जौ फसलों को अपनाया था, खेती करना भले ना प्रारंभ किया हो, मतलब अपनाया था, मतलब गेहूं और जौ एक अनायास रूप से यहाँ पाया गया। ठीक है, अपनाया था। ठीक है, उसको खाते थे लोग। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय और बैल आदि को पालतू बनाया था लोगों ने। अब देखिए, यह लोग सभ्य लोग हैं जो गेहूं और जो आदि फसलों को अपनाते हैं और भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालते हैं और गाँव में रहते हैं। देखिए, यह बढ़िया नोट्स, इस तरह के नोट्स आपको जूनियर में सफलता दिलाएंगे, 100% सफलता दिलाएंगे। और पूरी NCERT जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, घबराइए मत। सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है, आप लोग मैसेज करिएगा, मैं कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिसंबर के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अब आपको क्या पता चला? अब आपको यह पता चला, देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर गेहूं और जौ फसलों को अपनाया गया था, मतलब खेती नहीं किया गया था, मतलब अपनाया गया था। मतलब वहाँ क्या है, गेहूं और जौ अनायास रूप से उग गए थे, लोग उग जाता था, लोग खा लेते थे। ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन खेती के रूप में खेती कब होना शुरू हुआ? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व क्या है? अब हमारे देश का नक्शा, भारत का नक्शा आप लोग जानते हैं, त्रिकोणीय है ऐसे। तो उत्तर पूर्व का देश कौन? उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये क्या है?
असम, ये क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी है, तो उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी मतलब मेघालय मिजोरम का क्षेत्र, ठीक है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में, पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। देखिए कृषि का विकास यहाँ हुआ, गेहूं और जौ फसलों को अपनाया गया था सुलेमान और पृथर पहाड़ियों में, मेहरगढ़ में। और कृषि का विकास में सबसे पहले मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया है तो वह मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में और पूर्वोत्तर भारत के गारो पहाड़ियों में मनुष्य ने सबसे पहले कृषि का विकास किया है। और कृषि के विकास के रूप में सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल को कृषि किया है, तो चावल की। मतलब गेहूं और जौ से मनुष्य परिचित सबसे पहले हुआ था, उसे खाया था लेकिन खेती के रूप में यूज नहीं किया, लेकिन चावल का विधिवत खेती किया था मनुष्य, ठीक है। तो गारो, असम, विंध्य पहाड़ियों एवं मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। और सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, मतलब विंध्य पहाड़ी में चावल को उपजाया गया था। अब आप सोचिए यह देश कितना महान है कि यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ आदि को सबसे पहले खेती यहीं पे हुई थी, ठीक है। यह एक तरह से यह बोधगम्य यह जानकारी भी है, यह बात आप जान लें। इसीलिए कहा जाता है ना, एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज मिलते हैं जो आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का भी काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यह चीज सिंधु वंश की सहायक नदियां, तो सिंधु नदी, अरे सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? अरे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये क्या है? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदी का मतलब जैसे मान लीजिए एक नदी ऐसी बहती आ रही है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिल जा रही हैं, अपना जल राशि इसी में लाकर मिला दे रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे सहायक नदी बोलेंगे, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, अब देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में क्या जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4700 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ? 2500 बीसी, मतलब 2500 ईसा पूर्व, 2500 बीसी मतलब 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर। अब 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर क्या है? मतलब 2500 बीसी आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। अब यहाँ आरंभिक नगर लिखा है, आरंभिक नगर आप जानते हैं, आरंभिक नगर का मतलब सबसे पहले नगर की उत्पत्ति हुई थी भाई। विश्व की पहली नगरीय क्रांति कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की पहली नगरीय क्रांति है। विश्व की दूसरी नगरीय क्रांति कौन है? तो महाजनपद काल 600 बीसी, ये आपकी विश्व की दूसरी नगरीय क्रांति है, ठीक है। विश्व की भारत की तीसरी नगरीय क्रांति कौन है? तो सल्तनत काल तीसरी नगरीय क्रांति है। ये पढ़ना चाहिए, ये पहली नगरीय क्रांति और दूसरी नगरीय क्रांति आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहली नगरीय क्रांति आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, और दूसरी नगरीय क्रांति आपका महाजनपद काल रहेगा, जहां चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशांबी जैसे नगरों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो देखिए सिंधु व उसकी सहायक नदियां, तो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, जो 4700 वर्ष पूर्व के जो आरंभिक नगर थे वह सिंधु नदी के, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, उसके किनारे ही नगरों की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए लोथल हुआ, रोपड़ हुआ, कालीबंगा हुआ, या फिर बाकी जो भी नगर हुए, मोहनजोदड़ो हुआ, ये सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे तो फले फूले, ठीक है। तो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर जो फले फूले वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फले फूले। अब गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 बीसी पूर्व नगरों का विकास हुआ। 2500 बीसी पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व, मतलब महाजनपद काल में गंगा व उसकी सहायक नदी किनारे नगरों का विकास हुआ। अच्छा, ये जो नगर हैं यह हमेशा किसी न किसी नदियों के किनारे ही नगरों का विकास हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, ठीक है, कुछ इत्तेफाक से कुछ ऐसे बम्बई हुआ, कोलकाता हुआ, इसे अगर छोड़ दें तो जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, ठीक है, वह किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए, सपोज दैट उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, हाँ, वाराणसी हुआ, तो ये सब क्या है? ये किसी न किसी नदी के किनारे ही तो, दिल्ली हुआ, ये किसी न किसी नदी के किनारे ही तो विकसित हैं। क्योंकि नदियों के किनारे नगरों का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि नगरों के किनारे, नदियों के किनारे सारे संसाधन मौजूद थे, ठीक है, इसीलिए लोग बसना शुरू किए, वहां से आवागमन शुरू हो गया, वहां से व्यापार शुरू हो गया, ठीक है। उसी तरह से
सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे भी नगरों का विकास इसीलिए हुआ। और गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 BC पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना, तो प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। तो मगध की स्थापना कहाँ हुई थी? गंगा व सोन नदी के दक्षिण में। यह चीज बहुत चर्चित है और हाल ही में यह प्रकरण आया भी था जब माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 का सम्मेलन किया था। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से बहुत सारे देशों को न्योता भेजा था। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, बस यही छोटा सा था। तो उसी को बहुत सारा इशू बना दिया गया, नहीं अब देश का नाम बदला जा रहा है, भारत की जगह इंडिया किया जा रहा है, इंडिया की जगह भारत किया जा रहा है, तो बहुत सारा कुछ है। तो देखिए क्या माना जाता है कि यह देश का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो देश है भारत, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम मानेंगे? अच्छा, भारत के मैप को, भारत के नक्शे को, भारत के मानचित्र को हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही स्पष्ट कर दिया गया है। विष्णु पुराण की एक बहुत ही ओजस्वी पंक्ति है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक जो देश है इसका नाम भारत है और यहाँ भारत की संतति वास करती है। यह बातें कही गई हैं। देखिए कितनी ओजस्वी पंक्ति है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक जो देश है इसका नाम भारत है और यहाँ भारत की संतति वास करती है, मतलब भारत के जनता वास करती है, भारत के पुत्र वास करते हैं, भारत के बच्चे वास करते हैं। तो यह बातें इतनी अच्छी, इतनी पौराणिक ग्रंथों में, इतने प्राचीन ग्रंथों में यह भारत की परिभाषा दी गई है। तो हमारा मानचित्र, हमारा नक्शा तो पहले से तय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देश का नाम क्या है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोश और इंडोश कहा। इस नदी के पूर्व के भूमि को इंडिया कहा। तो सबसे पहले ईरानियों ने ही और यूनानियों ने ही इस देश को क्या कहा? इंडिया कहा, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद में एक भारत नाम की जनजाति का उल्लेख है, यह भी है। तो इस नाम पर ऐसा माना जाता है कि इसका नाम भारत पड़ा, ठीक है। यह मतलब NCERT के अनुसार वैसे यह माना जाता है कि शांतनु के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा, ठीक है। भीष्म पितामह के भी वंशज में कोई था भरत, तो उनके नाम पर भरत पड़ा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र के जो भ्राता थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो यह NCERT की अपनी मान्यता है, आप इसे इत्तेफाक भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अतीत के बारे में, मतलब इतिहास के बारे में हम जानते कैसे हैं, तो पांडुलिपियों के द्वारा जानते हैं। पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। आज भी अगर अपने हाथ से अगर आप लिख रहे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे आपका मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि ही बोला जाएगा। लेकिन अभी उसे पांडुलिपि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पांडुलिपि का जो तात्पर्य यहाँ से है तो पुराने ग्रंथों से है, जो 200, 400, 500, 1000, 2000 वर्ष पहले लिखी गई हैं। भोजपत्रों पर, ताड़ के पत्तों पर, भुर्ज के पेड़ की छाल से निर्मित जो भोजपत्र होते थे उस पर लेखनी होती थी, उसे पांडुलिपि कहा गया है, ठीक है। भोजपत्र पर विशेष रूप से लिखा जाता था, ठीक है। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द प्रयोग किया जाता है। लैटिन शब्द मेनु जिसका अर्थ है हाथ, इन पांडुलिपि में किया गया है। धार्मिक मान्यता है, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। मतलब इसमें क्या है, पांडुलिपि में विशेष रूप से राजाश्रय में रहता था, तो यह जीवन की औषधियों के बारे में, विज्ञान आदि के बारे में यह बातें रहती थी। देखिए पांडुलिपियां हैं जो है प्राचीन होती थी और वह कई भाषाओं में होती थी, ठीक है। उस समय जो भी भाषा प्रचलित थी, पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत सभी, ठीक है। तो यह संस्कृत भाषा में भी होती थी, प्राकृत में भी होती थी, तमिल भाषा में भी होती थी, ठीक है। आमतौर पर प्राकृत जो थी उन दिनों की आम भाषा थी, बहुत सारे लोग प्राकृत भाषा में बोलते थे। जैसे आज है क्या है, अंग्रेजी बहुत कम लोग बोल पाएंगे, हिंदी ज़्यादातर प्रचलन में है, ठीक है। ऐसे अब देखिए अभिलेख के बारे में।
अभिलेख अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है। तो अभिलेख का मतलब क्या है? अब अभिलेख का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कागज, देखिए इसी प्रश्न आपका आ सकता है, इसी तरह से प्रश्न आएगा एनसीईआरटी में, इसी तरह से प्रश्न आएगा। अभिलेख का मतलब ये मत सोचिए कि आप अपने किसी कागज पर या अपने कॉपी पे हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं वो अभिलेख है। अभिलेख का मतलब ही होता है कि कठोर सतहों पर जब आप लेखनी करते हैं उसे अभिलेख माना जाएगा। अगर आप पत्थर पर छिन्नी लगाकर कुछ उत्कीर्ण कर रहे हैं उसे अभिलेख माना जाएगा। तांबे पर अगर आप कुछ उत्कीर्ण कर रहे हैं, सोने पर, चांदी पर या लोहे पर आपको छिन्नी लगाकर या किसी तरह से नक्काशी करके कुछ उत्कीर्ण कर रहे हैं तो उसे अभिलेख माना जाएगा। ठीक है, मुलायम सतहों पर नहीं, मतलब कागज आदि पर नहीं, धातु पर। ठीक है, अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख होता है। यह कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है, मतलब लोहे पर, पत्थर पर, चांदी, सोना, कुछ भी, कांसा आदि किसी पर। ठीक है, जैसे ताम्रपत्र होता है, लौह पत्र भी होता है। सम्राट अशोक कितने अभिलेख थे आप जानते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है? जो पुरातात्विक चीजों की जानकारी रखता है उसका अन्वेषण करता है। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी वस्तुएं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी कोई इमारतें होती हैं, अवशेष होते हैं, चित्र होती हैं, मूर्तियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, कुछ भी जो खुदाई में मिलती है, जो प्राचीन चीजें, जैसे मैंने कोई प्राचीन मूर्ति मिल गई उसका अन्वेषण करना कि भाई ये गुप्तकालीन है या मौर्यकालीन है या महाजनपदकालीन ये मूर्ति है। ठीक है, तो इसका अन्वेषण जो करते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। अब देखिए, पुरातत्वविद और इतिहासकार में बहुत सारा अंतर है। देखिए यही पर है, यह अन्वेषण, यह पुरानी चीजों का, पुरानी पाई हुई भौतिक चीजों का अन्वेषण करते हैं, वह पुरातत्वविद होते हैं। अब इतिहासकार क्या हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं तिथियों के अनुसार। ठीक है, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं वह इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बीसी होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, और ये आपका एडी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। कृषि का विकास 8000 बीसी, तो यह बताना थोड़ी पड़ेगा, हमने बताया ना कृषि का विकास कहाँ से शुरू हुआ। ये आपका कृषि का विकास जो शुरू हुआ था जब मेहरगढ़, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में जब गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी तब यह आपका कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, और गारो बिंद पहाड़ियों में जब चावल की खेती शुरू हुई थी तब कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास सबसे पहले 8000 बीसी में हुआ था। 8000 बीसी, 8000 ईसा पूर्व में कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले लुहरा देव से चावल की खेती शुरू की गई। फिर आपका मेहरगढ़ से आपका गेहूं की खेती शुरू की गई। फिर आपका कोल्डिहवा से भी चावल की खेती आदि मिला। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं 2350 है ना, 2350, 1750 से लेकर 2350 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नति का काल है। तो 2350 बीसी, यहाँ पर बीसी नहीं है, ये 4700 वर्ष पूर्व, वही तो 2350 में 2000 जोड़ेंगे तो वही लगभग आएगा 4700। तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास हुआ। मतलब सिंधु घाटी, सिंधु या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, रोपड़, ये क्या है? ये सब नगर ही तो थे, लोथल। ठीक है, नगरों का विकास हुआ था। और गंगा घाटी के नगरों का जो विकास हुआ था वो 2500 बीसी में हुआ था, मतलब महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल मतलब बुद्ध एवं महावीर का काल, फिर चंपा, राजगृह, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे नगरों की उत्पत्ति हुई थी गंगा घाटी में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर बता दिया हूँ 8318397276। पूरा कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, पूरा नोट्स दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो दूंगा और बहुत सारे सामग्री दूंगा। 599 रुपया, केवल ओनली 599 में आपका पूरा कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हूँ 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।